तो डेली करंट अफेयर्स की आज हमारी ये पहली क्लास है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 21 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स। ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है और यहाँ पे इसका जो मीडियम होगा वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आज तो जो पीपीटीज बनी है इंग्लिश में ही है, बट जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है वो भी उसको सरलता से ईजिली उसको समझ पाएंगे। किस तरीके से हम डिस्कशन करेंगे, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें तो वनडे एग्जाम में एक फैक्चुअली कॉन्सेप्ट आता है, आपसे फैक्चुअली पॉइंट पूछा जाएगा, एनालिसिस तो कम से कम नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हमारी समझ के लिए अगर मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स ही बताता हूं तो उसको समझना थोड़ा कठिन होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्स को मेमोराइज कराने के लिए मैं आपको समझाऊंगा भी, कुछ मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा जिससे हमारी कम से कम एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हम ईरान में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ है तो ईरान के बारे में हम पढ़ेंगे तो देखिए हम चाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्वादर पोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और इमेजेस को देख के कम से कम हमारा एक पिक्टोग्राफिक मेमोराइजेशन हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं सभी पूरी की पूरी पीडीएफ को लेके अगर आप नोट्स बनाएंगे तो होगा क्या, ये बड़ा बल्कि हो जाएगा। एक क्लास में कम से कम 8-10 पेज तो होते ही है, तो ऐसे तो एक महीने में कम से कम 250 आपके पास पेज की पीडीएफ हो जाएंगी, साल भर में आपके 3000 पेज की पीडीएफ हो जाएंगी, तो वो तो काफ़ी बड़ा होगा। इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है, समझाने के लिए मैं ये सारी इमेजेस आपको यूज़ करूंगा, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको फैक्ट मेमोराइज करने हैं उसको मैं माइंड मैप बना के सिर्फ एक्चुअल डेटा को रख के आपको लगभग इस फॉर्मेट में मैं दूंगा। देखिए ये फॉर्मेट है। अब आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है उसका इस तरीके से छोटा छोटा मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको दूंगा और मैं कोशिश करूंगा एक ही पेज में वो सारे के सारे फैक्ट्स हम कोप अप कर पाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है और उसके बाद सिर्फ ये एक पेज की ये जो A4 शीट है इसको प्रिंट करा लेना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जो बल्कि नोट्स है वो नहीं बनेंगे। डेली अगर एक पेज आता है, महीने में अगर 30 पेज आते हैं तो 250-300 पेजों में आपका पूरा साल कवर हो जाएगा अप्रॉक्स अंदाजन अगर आप माने, और ये अच्छे से आप इनको मेमोराइज कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने खाली स्पेस भी छोड़ा हुआ है, आपको अगर कोई नया पॉइंट मिलता है तो आप उसको यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिएगा जितना हमने 8-10 पेज की पीपीटीज हम डिस्कशन करेंगे उन सब का जो सार है, जो मेन फैक्ट है, वो सारा हमने इसमें डाल दिया है। अब एक बच्चे के पास क्या है, एक बच्चे ने जब क्लास अटेंड करी, लगभग 1 घंटे की क्लास आप मानिए, उसने सारे इशूज को समझा, पिक्टोग्राफिक उसने मेमोरी डेवलप करी और बाद में उसको कुछ भी लिखने की भी जरूरत नहीं है। बाद में सारे फैक्ट्स को कंसोलिडेट करके इस पीडीएफ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह जो भी है वो आपको, और वीडियो का लिंक भी, ये सारा आप हमारे यूट्यूब पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं QR कोड के द्वारा, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं और जितनी भी हम पीडीएफ लेंगे क्लास स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि आगे क्लासेस सारी लाइव होंगी, डेली लाइव होगा, एक फिक्स टाइम पे हम आएंगे और डेली पूरा जो दिन का न्यूज़ है उसका हम एनालिसिस करेंगे। क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपको ये सारा इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी और आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, देखते रहिए, लेकिन मेमोराइज करने के लिए आपको सिर्फ एक ही A4 शीट की जरूरत है। तो आई होप स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि आज ये पहली क्लास है तो आज थोड़ा बहुत सारे लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे से कनेक्ट हो रहे हों, पहले आप भी समझेंगे मैं किस तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ, थोड़ा मैं भी जानूंगा कि आप लोग क्या मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को भी अगर कुछ लगता है तो खुल के एक बार फीडबैक दीजिएगा, सो दैट जो भी आपकी सजेशंस हैं मैं उनको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं उसको और बेहतर बना पाऊँ। तो आज एक नई शुरुआत के साथ आप सभी लोगों को अगेन एक बार फिर से वेलकम, और आज हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ईरान अभी न्यूज़ में ही था। अब ईरान पिछला अगर आप समय उठाएं तो 2-3 बातों को लेकर न्यूज़ में था। पहला तो इजराइल ने सीरिया में उनके एम्बेसी पे अटैक कर दिया, उसके बाद रिटेलिएशन में ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, वो भी न्यूज़ में था। फिर इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, और फाइनली अभी आप सभी लोगों ने सुना ही होगा एक दुखद घटना में ईरान के हेड ऑफ द स्टेट और वहाँ के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाती है। डेफिनेटली अब उस डेथ से तो हम पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक भारतीय होने के नाते क्यों ईरान सिग्निफिकेंट है और ईरान से हमें क्या लेना देना है, ये हमें थोड़ा सा पढ़ेंगे। और कुछ दिन पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली, हम लगभग पिछले 10-15 साल से ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से ईरान का एक पोर्ट है उसको संभालने का हमें राइट मिल जाए, और फाइनली
ईरान के उस पोर्ट को हमें संभालने का राइट मिल गया है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए सबसे पहले ईरान हमारा एक नेबर ही है, इंडिया के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है ईरान। डायरेक्टली हमारा कोई बॉर्डर कनेक्शन नहीं है ईरान के साथ। अब ईरान क्यों भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है, इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अफगानिस्तान की वजह से है। भारत लगभग पिछले 10-15 साल से ट्राई कर रहा था कि कैसे हम अफगानिस्तान के साथ एक डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश कर पाएं, डायरेक्ट एक ट्रेड रूट एस्टेब्लिश कर पाएं। डेफिनेटली पाकिस्तान होते हुए आप जा सकते हो, बड़ी इजीली जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की विजडम इतने वो समझदार लोग हैं कि ट्रेड को पास होने तो देते ही नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रेड करते भी हैं तो इंडिया को काइंड ऑफ वो बार्गेनिंग करते हैं, और इंडिया और अफगानिस्तान को वो साथ आने देना नहीं चाहते। ये पाकिस्तान का व्हाट आई से देयर फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पाकिस्तान हमें एक एक्सेसिबल रूट नहीं देता है अफगानिस्तान को, लेकिन अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ ट्रेड रिलेशन अफगानिस्तान के डेवलप हो, सो दैट हम अफगानिस्तान के लोगों का उनका पॉवर्टी एलिवेशन में, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमसे जो हो पाए हम कहीं हेल्प करें। देखिए कोई भी देश, भारत भी बिल्कुल नहीं चाहता है कि हमारे देश में आतंकवाद पनपे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री है। तो हमारी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखिए सिक्योरिटी वगैरह, डिफेंस है, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो तो एक सॉल्यूशन है ही, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हमेशा हम भी नहीं चाहते कि 50 साल के बाद भी, 100 साल के बाद भी पाकिस्तान से लड़ते ही रहें, टेररिस्ट आउटफुट पे हम भी सर्जिकल स्ट्राइक ही करते रहें। हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग इकोनॉमी की तरफ ध्यान दें, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर बने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। डेफिनेटली अब यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ भी हम यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान इकोनॉमिकली प्रॉस्परस करे, उसी के लिए ही हमने क्या किया है, ट्रेड रूट हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान तो डिनाई कर रहा है, इसके बाद हमें एक दूसरा ऑब्जेक्टिव मिला, ये ईरान का एक पोर्ट था चाबहार पोर्ट। हमें लगा कि अगर हमें यहाँ का एक लिंक मिल जाए तो हम इंडिया के किसी भी पोर्ट से शिपमेंट ले जा सकते हैं चाबहार पोर्ट तक, और उसके बाद रोड नेटवर्क के द्वारा अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों तक हम जा सकते हैं। अब न्यूज़ ये थी कि 10 साल के लिए ईरान ने हमें इसको डेवलप और ऑपरेशनल हमें राइट दे दिए हैं, और इंडिया भी लगभग $120 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। लगभग आप मान के चलिए 1000 करोड़ के आसपास हम इस चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए खर्च करने वाले हैं। अब तो पहला तो चाबहार पोर्ट का मिलना हमें अफगानिस्तान का एक्सेस देगा, और देखिए अफगानिस्तान का ही एक्सेस नहीं, पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन सब का भी हमें एक्सेस मिल सकता है। अगर एक बार अफगानिस्तान का एक्सेस मिल जाए तो ये जितना भी सेंट्रल एशिया है, यहाँ पे हमारा जो एक फिजिकल एक्सेस है वो बढ़ सकता है इस पोर्ट के मिलने के बाद। दूसरा देखिए इसका सिग्निफिकेंस फीचर क्या है, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, और ये ग्वादर पोर्ट डेवलप कर रहा है चाइना। अगर आप देखेंगे चाइना यहाँ से सीधा एक रोड नेटवर्क बना रहा है हमारे पीओके से ले जाके, इंडिया की जो टेरिटरी है जो पाकिस्तान ने लीगली ऑक्यूपाई की हुई है, पीओके से ले जाके और यहाँ पे चाइना को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है चाइना के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है। तो अगर इसके बराबर में ही हमारे पास एक पोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान में चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा ग्वादर पोर्ट को भी ये काउंटर करेगा। तो दूसरा इसका हमारे लिए स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो चाबहार पोर्ट, यू शुड नो ग्वादर पोर्ट। नाउ अफगानिस्तान एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में था, एक ग्रुपिंग थी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कभी और पढ़ेंगे। इस ग्रुपिंग में अभी रिसेंटली चाइना ने ज्वाइन करा दिया है अफगानिस्तान को। तो पहले अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान मेंबर, लेट मी करेक्ट, ओके, ईरान ऑफिशियल मेंबर बन जाता है आपका एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ईरान को लेके पहला न्यूज तो ये था चाबहार पोर्ट, दूसरा न्यूज था ईरान मेंबर बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ओके, तीसरा अगर आप देखेंगे एससीओ को, अगर आप ले एससीओ के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं या जो विदेश मंत्री हैं, उनकी एक बैठक 2023 में इंडिया में हुई थी। किस शहर में हुई थी? गोवा में हुई थी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक बड़ा मीम भी वायरल हुआ जहाँ पे पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आते हैं और वो
हैंडशेक करते हैं, लेकिन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनसे नमस्ते करते हैं, तो ये बड़ा मीम वायरल हुआ था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो कि 2023 में विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई थी वो इंडिया में हुई थी और इंडिया के गोवा शहर में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो एससीओ का मेंबर बना है ईरान और एससीओ की लेटेस्ट मीटिंग हुई है गोवा में। ओके, एससीओ के बारे में पढ़े, 2001 में बना था और 2017 में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। उससे पहले इंडिया एक परमानेंट मेंबर नहीं था। अब यहां पे देखिएगा, ये बड़ा ये एक विडंबना की बात है। आप देखिएगा, एससीओ का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आतंकवाद के अगेंस्ट हमें लड़ाई लड़नी है। 2017 से पहले इंडिया इसका मेंबर नहीं था। चाइना था, रशिया था और सेंट्रल एशिया के कुछ 4-5 देश थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये थे। इसकी हालांकि लॉजिक ये था, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश में आतंकवाद डेवलप हो। तो चाइना ने जहां पे उसे पोटेंशियल था कि इन देशों में आतंकवाद जा सकता है, उन देशों को साथ में लिया और एक ग्रुपिंग बना दी। अब हुआ क्या, 2017 में या 2017 से पहले इंडिया ट्राई कर रहा था इसका मेंबर बनने के लिए, और जैसे ही हमने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि पाकिस्तान के चाइना के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, तो चाइना ने हमको तो इसमें एक मेंबर बनाया ही, इसमें पाकिस्तान को भी एक मेंबर बना दिया। तो अब होता क्या है, जब एससीओ की मीटिंग होती है, इंडिया और चाइना साथ में आते हैं, चलो मीटिंग तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि एससीओ का मेन ऑब्जेक्टिव आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ना भी है, तो कई बार यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मॉक ड्रिल करती हैं आतंकवाद के अगेंस्ट। और आप देखिए, वो पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो हमारे साथ मिलके मॉक ड्रिल में आतंकवाद के अगेंस्ट लड़ता है, ये जानते हुए कि सारा आतंकवाद वही एक्सपोर्ट करता है। जस्ट आयरोनिक फैक्ट। तो एससीओ के बारे में 2001 में स्टैब्लिश हुआ था, और याद रखिएगा 2017 में इंडिया इसका मेंबर बना था, फाउंडर मेंबर नहीं था। और इसकी 2023 में विदेश मंत्रियों की बैठक इंडिया में हुई, गोवा में, एंड इसकी नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है कजाकिस्तान में। इतना ईरान एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5-6 फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बारे में हमने एससीओ के, इसके साथ साथ हमने एससीओ के बारे में भी पढ़ा। देखिए, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका, मुझे लगता है मैं फंडामेंटल बातों पे थोड़ा सा ध्यान देता हूँ और सिर्फ फैक्ट ना बता के सारी की सारी एक कहानी, एक पिक्चर आपके सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि समझने का सही तरीका वही है। हम यहाँ पे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में हम एक फैक्ट लर्निंग मशीन ना बन जाए, बल्कि एक थिंकिंग क्रिएचर हों जो हमारे देश में आसपास जो भी हो रहा है उसको समझें, उसके बारे में सोचें और उसका एनालिसिस भी करें। ओके, दूसरा न्यूज़ था, अब देखिएगा, ये एक न्यूज़ था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री आर वेंकटरमन, इन्होंने कीनोट एड्रेस दिया एनुअल डे पे। किसके एनुअल डे पे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो आपको क्या बात समझ में आई? हमारे देश में एक पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल, वो कौन है? आर वेंकटरमन। और इन्होंने किया क्या है? इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के 15वें डे पे, 15th एनिवर्सरी पे ये जाते हैं और वहां पे कीनोट एड्रेस देते हैं। ठीक है, न्यूज़ है। बट एज ए स्टूडेंट क्या हमसे पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? तो वो आंसर आपको मिल गया, दिस मैन श्री आर वेंकटरमन। ठीक है, अब दूसरा यहां पे 2 टर्म का जिक्र है। एक टर्म है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होते हैं, और दूसरा टर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है। अब अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, चाहे वो जुडिशरी का हो, एसएससी का हो, इवन पुलिस के एग्जाम हो, सीडीएस के एग्जाम्पल हो, आई गारंटी आपको एक क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल से मिलेगा ही मिलेगा। तो अब थोड़ा अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम थोड़ा सा करंट अफेयर्स से ही पॉलिटी डिस्कस करते हैं। अब देखिए होता कौन है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के काइंड ऑफ एडवोकेट हैं। ये व्यक्ति केंद्र सरकार को कोर्टों के सामने प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उनके केसेस लड़ता है, उनकी ओपिनियन को कोर्टों को भेजता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इस व्यक्ति के साथ पास 2-3 बड़ी बड़ी प्रिविलेजेस हैं जिनसे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला पॉइंट तो ये, और ये सारा यहां पे मेंशन है, अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, जस्ट समझिए। इस व्यक्ति को हमने एक बड़ी प्रिविलेज दे रखी है कि जो भी हमारे देश का अटॉर्नी जनरल होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह, एमपी की तरह पार्लियामेंट में जाके डिबेट कर सकता है। देखिए कितनी बड़ी हमने पावर दिया। पार्लियामेंट में सिर्फ डिबेट एक एमपी कर सकता है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो।
अब हम सभी लोग, मैं भी और आप भी, हम नॉन एमपी हैं, ना आप एमपी हो ना मैं एमपी हूं। क्या हम लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमने एक नॉन एमपी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को वो प्रिविलेज दे रखी है कि वो लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। बट अगर वहां पे वोटिंग चल रही है, वोट नहीं डाल सकता, सिर्फ डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। पहली स्पेशल पावर ये आपको याद रखना है। इस व्यक्ति के पास एक दूसरी स्पेशल पावर रही है। भारत का अटॉर्नी जनरल होने के कारण हमारे देश की जितनी भी टेरिटरी है उसमें किसी भी कोर्ट में, किसी भी केस में, कोई भी कोर्ट, कोई भी केस, उसकी जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, जब बहस चल रही होती है, डिबेट चल रही होती है, ये व्यक्ति वहां पे जाके उस प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व कर सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, ये जाके ऑब्जर्व कर सकता है। हाई कोर्ट में चल रहा हो तो कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ऑब्जर्व कर सकता है। ये इस व्यक्ति का दूसरा स्पेशल पावर है। ठीक है। तीसरा, इस व्यक्ति को हम बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर या फर्स्ट लॉ ऑफिसर इसको बोलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पार्लियामेंट की डिबेट में पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, इसका मुझे लॉजिक बताइएगा कमेंट सेक्शन में। व्हाट डू यू थिंक कि इतना, देखिए रटने के लिए रट लो, एग्जाम तो पास हो ही जाएगा, लेकिन एक लॉजिकल व्यक्ति, जब बी आर अम्बेडकर जैसे व्यक्ति हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे और अटॉर्नी जनरल को डिबेट करने की पावर दे रहे होंगे, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा या रैंडमली दे दी? डेफिनेटली देयर हैज टू बी लॉजिक। और जिस दिन तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो इन कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप क्या समझते हैं, क्यों ये पावर दी गई होगी। तो मैंने आपको बताया, पहला, ये व्यक्ति फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। दूसरा, ये व्यक्ति पार्लियामेंट में डिबेट कर सकता है। तीसरा, ये व्यक्ति किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग को ऑब्जर्व कर सकता है। चौथा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। और एक और पॉइंट मैं बता दूं, पांचवा या चौथा जो भी है, ये व्यक्ति अटॉर्नी जनरल बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए सेम है जो सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसका अपॉइंटमेंट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से होता है। ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट को मैं कभी समझाऊंगा। इतना समझिए कि राष्ट्रपति कभी भी इसे हटा सकता है। राष्ट्रपति का मतलब सरकार। अब ये जो 1 मिनट का कंफ्यूजन है, कभी नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी पढ़ा रहूंगा तो क्लियर करूंगा। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट अब आ जाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये व्यक्ति कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ही इवेंट पे गया था, वहां पे इन्होंने एड्रेस किया। तो अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जल्दी क्लास खत्म होगी, बट पॉइंट ज़्यादा लगेगा। अभी लगभग 8 घंटे की क्लास लेके खत्म किया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 30 मिनट में, बट ज़्यादा जाएगा। चलो कोई नहीं, करते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? देखिए, किसी भी देश में अच्छा कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, हम तो बोलेंगे कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि अगर किसी देश में बड़े बड़े प्लेयर साथ में आके एंटी कंपटीशन के अगेंस्ट कुछ करें, तो क्या कोई वॉच डॉग है? जैसे आप देखिए, हमारे देश में टेलीकॉम सेक्टर में आज से 5-6 साल पहले जाइए, कौन कौन प्लेयर थे? जियो था, एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, बीएसएनएल था, और भी कुछ छोटे प्लेयर होंगे। अब यहां पे वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, और वोडाफोन फिर भी घाटे में है, आइडिया भी घाटे में था। मेन अगर आप आज देखेंगे, 2 ही फंक्शनल प्लेयर हैं, जियो एंड एयरटेल। वोडाफोन भी है, पर चलो कल को मानो वोडाफोन और एयरटेल साथ में मर्ज होने चाहें, तो भाई डुओपोली हो जाएगी, 2 ही प्लेयर बचेंगे। क्या ये मर्जर करके कंपटीशन को खत्म कर रहे हैं? कौन देखेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्या ये मर्ज हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो हमारे देश में देखिए, आपके पास अगर 10 कोचिंग सेंटर हैं, 10 के 10 आपको अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। लेकिन एक बड़ी कंपनी आती है और वो सारे कोचिंग सेंटर को खरीद लेती है। अब कंपटीशन ही नहीं है, वही व्यक्ति है, अच्छी सर्विस दे तो भी खरीदना पड़ेगा, बेकार दे तो भी खरीदना पड़ेगा। तो हमारे देश में एक वॉच डॉग है जो ये चाहता है इस तरीके के एक्विजिशन या मर्जर ना हो, उसी के लिए ये काम करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब कानूनी बॉडी होता है जो क्रिएटेड बाय अ लॉ, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट से। ओके, डेफिनेटली उस समय किसकी सरकार थी? अच्छा, जब भी आपको ईयर याद करना हो ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड उस समय का पॉलिटिकल सिनारियो। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री इस देश के, तो थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। ओके, अब देखिए, यहां पे मैंने आपको एक न्यूज भी बता दी, इस न्यूज को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो। सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने अप्रूव किया क्या? मर्जर। किसका? विस्तारा और एयर इंडिया का। अब यहां पे 2 एयरक्राफ्ट बने हुए हैं, दिस इज विस्तारा का और दिस इज एयर इंडिया का। ये दोनों ही कंपनियां और ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, दोनों एक साथ मर्ज होना चाहती हैं।
क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे ध्यान दे रहा है? यस, ध्यान दे रहा है। और इनको कहीं ना कहीं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी मर्ज होने से पहले, ये आपको याद में रखना। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी थी, पुरानी न्यूज़ है, लगभग कब की है, 2023 के आसपास की है। अभी तो लेटेस्ट ये है कि विस्तारा में पायलट ने एक बार मास सिक मार दिया, ज़्यादातर पायलट्स ने सिक रिपोर्ट कर दिया, वो गए नहीं एयरक्राफ्ट उड़ाने, और इससे हुआ क्या, बहुत सारी फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ पिछले 1-2 महीने में। इस तरीके की न्यूज़ आप लोगों ने सुनी होगी। ओके, एक और न्यूज़, ICMR डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम BHU's स्टडी ऑन कोवैक्सीन। अब ये हुआ क्या, इसको थोड़ा कट शॉर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस डिबेट में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। BHU ने एक अपने आप में ही एक रिसर्च की और उन्होंने बोला कि भैया कोवैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट होंगे, नहीं होंगे। अब जो ICMR है, हमारे देश की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो इस तरीके की मेडिकल रिसर्च को सुपरवाइज करती है, उन्होंने बोला कि इस रिसर्च से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब थोड़ा बेसिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहानियों में कुछ नहीं रखा है। ICMR इस्टेब्लिश हुई थी 1911 में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। करती क्या है ये, अच्छा, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वैक्सीन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला था, हमारे देश में कोविड के दौरान मेनली 2 वैक्सीन लोगों को लगी, एक थी आपकी कोवैक्सीन, दूसरी कोविशील्ड। ये जो कोवैक्सीन थी ना, ये एक भारतीय कंपनी ने डेवलप करी, मतलब ये वैक्सीन एक भारतीय कंपनी, उसने R&D करी, उसने कोविड का जो वायरस था उसको किल करने के लिए वैक्सीन बनाई, और उस कंपनी का नाम था भारत बायोटेक। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, भारत बायोटेक एक भारतीय कंपनी है। अब डेफिनेटली ये हम सबके लिए एक प्राउड की भी बात है कि हम इस भारतीय देश से निकली हुई एक कंपनी ने 1.5 साल के अंदर में इतने बड़े वायरस से लड़ने के लिए एक वैक्सीन बनाई। दूसरी एक वैक्सीन थी कोविशील्ड। अच्छा, इंडिया में वैक्सीन लगी, लेकिन इसको इंडियन कंपनी ने डेवलप नहीं करा। अगर आप इस कोविशील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, एस्ट्राजेनिका, इसने इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। यानी कि एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका एक सैंपल बनाया, कोविड वायरस को रिसर्च किया और उसको क्योर करने के लिए, उसको उससे फाइट करने के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई। ठीक है, भारत का इससे क्या लेना देना? हमारी एक भारतीय कंपनी जिसका नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लाइसेंस मिला इस वैक्सीन को बनाने का। और अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा, लाइक इट्स अ जायंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, तो इसने बड़े लेवल पे लीगल राइट लेके इस वैक्सीन को यहां पे बनाया। R&D इसकी नहीं थी, R&D एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, बनाया इसने। अभी इसको भी लेके विवाद था कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लगाई है उसके कुछ सिम्टम है। देखिए, अगर आप इस पे जाएंगे डिबेटेबल है, बहुत सारी वैक्सीन्स के नेगेटिव सिम्टम तो होते ही होती हैं, लेकिन क्या उस समय मेडिकल रिसर्च क्या कह रही थी, उस समय हमारे सामने क्या रिसर्च थी, क्या हो पाया, कोविड के क्या खतरे थे, और उनको सोच समझ के एक फैसला लिया गया। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दैट इज टाइम टू डिसाइड। ओके, यहाँ पे आज ही एक और न्यूज़ भी था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, वो मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पहली मलेरिया की वैक्सीन एक्सपोर्ट की है अफ्रीका को, और उस वैक्सीन का नाम है R21 और मैट्रिक्स M। तो मलेरिया की पहली वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की है अफ्रीका को। देखिए, अगर आप देखते हैं अफ्रीका को समझते हैं, तो अफ्रीका के लोगों को सस्ती वैक्सीन, सस्ती दवाइयाँ और सस्ता मेडिकल इलाज देने में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। ओके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, आई होप मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि आज अगर मेरे पास टाइम होता मैं आपको एक पूरा ग्राफ से समझाता कि कैसे लोग बीमार पड़ते हैं, क्या क्या वेज हैं। हमें इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, कोई वायरल हो सकता है, या कोई अदर पैरासाइट से हो सकता है, किसी विटामिन की डिफिशियंसी से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारे लाइफ स्टाइल से हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन आज थोड़ा इसको लिमिट करते हैं। फिर क्योर क्या है, सॉल्यूशन क्या है? वन ऑफ द सॉल्यूशन हमने क्या कर रखा है, एक मिशन है, मिशन इंद्रधनुष। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें लगभग 7-8 तो पूरे देश में, बाकी 12 के आसपास वैक्सीन है जो हम अपने देश के बच्चों को लगाते हैं। इससे कम से कम हम उनको 10-12 जो बीमारियां हैं, पोटेंशियल बीमारियां हैं, उनको होने से रोकते हैं। तो मिशन इंद्रधनुष का अब आपका 4.0 चल रहा है। पहला फेज था, सेकंड फेज था, 4.0 चल रहा है। नंबर ऑफ वैक्सीन बढ़ गई हैं
ओरिजिनल इसमें 7 वैक्सीन थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 वैक्सीन। तो ये आप देखिएगा कौन कौन सी वैक्सीन है। अच्छा, इससे आप एक और तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बीमारी वैक्सीन से सॉल्व होगी। तो अगर आपको पता है कि इंद्रधनुष में 10-12 वैक्सीन है, 10-12 बीमारियों की वैक्सीन है, तो आपको कम से कम ये पता है कि ये 10-12 बीमारियां वैक्सीन से क्योर हो सकती हैं। तो अभी जो हम 7 के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी, लिवर से रिलेटेड है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, पोलियो है, मेजल्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, टेटनस है, डायरिया है, वॉफिंग कफ है, ये 7-8 है। इनके बारे में कभी टाइम मिलेगा और डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यू शुड रिमेंबर, देखिए समझदारी दिखाइए, अपने बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराइए। अब देखिए कई बार कैसे अंधविश्वास से किसी भी देश का आप देखिए कैसे हेल्थ सिस्टम क्राइसिस में आता है। हमारे देश में जब हम कोविड के दौरान लोगों को वैक्सीन लगाने गए तो बहुत सारे हमारे देश के लोग इतने इलिटरेट थे, या बोले उनकी समझ इतनी कमजोर थी कि जब सरकार, मेडिकल स्टाफ जान पे खेल के उनको वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, वो लोग वैक्सीन लगाने के नाम से डर से भाग रहे हैं कि सरकार तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर रही है। आपको वैक्सीन लगवाने के लिए भी लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। डेफिनेटली अब कुछ लोग यहाँ पे काउंटर बोलेंगे कि सर वैक्सीन लगवा लिया तो देखिए क्या R&D आई है, क्या रिसर्च आई है। देखिए मैं आज भी आपको बता रहा हूं, आज भी जब भी हम पोलियो की वैक्सीन लगाते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख में से 1 केस वैक्सीन ड्राइव पोलियो का हो जाता है। यानी कि 10 लाख में से एक बच्चा जिसको हम 2 बूंद जिंदगी की दे रहे हैं, उसके लिए वो 2 बूंद जिंदगी की नहीं है, वो 2 बूंद उसे इन्फेक्ट कर देती है। लेकिन हमें यहाँ पे देखना है, अगर हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं तो हजारों बच्चों को होगा, लगा रहे हैं तो रिस्क तो होता ही है। तो वैक्सीन लगा रहे हो रिस्क होगा, लेकिन उसका रिस्क अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखना है। ओके, अब हम 21 मई का एक और डे भी सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डे से भी आते हैं, तो यहाँ पे हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2024 सेलिब्रेट हमने किया। ठीक है, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री का अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हुआ। देश के वन ऑफ द इनोवेटिव एंड मोस्ट बोल्ड प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो उसी डे को नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 में। अब यहाँ पे एक न्यूज है, इलॉन मस्क बड़े पॉपुलर हैं, दुनिया में सब लोग उन्हें जानते हैं। इनकी एक कंपनी है स्पेसएक्स। तो इन्होंने क्या किया है, इनका एक इंटरनेट ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है स्टारलिंक। अभी लेटेस्ट एक कंट्री है जिनको इनकी सेवाएं मिलनी स्टार्ट हो गई है, इंडोनेशिया। तो अभी मैंने 3 टर्म बोले, स्पेसएक्स, स्टारलिंक एंड इंडोनेशिया। अब सुनिए है क्या। स्पेसएक्स ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें स्पेस में अर्थ की सरफेस से 150-200 किलोमीटर दूर सैटेलाइट रहेंगी और उन सैटेलाइट की हेल्प से आपको इंटरनेट मिलेगा। तो सैटेलाइट की हेल्प से इंटरनेट देने वाले प्रोग्राम का नाम है स्टारलिंक। सैटेलाइट दूर से ही आपको इंटरनेट देगी। अब इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। आप देखिए हमारे देश में जब आप मेट्रोपॉलिटन बड़े बड़े शहरों में रहते हो तो इंटरनेट की स्पीड बड़ी तेज आती है, लेकिन जैसे ही आप रूरल इलाके में जाते हो इंटरनेट की स्पीड बड़ी कम है। या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कनेक्टेड ही नहीं है, वहाँ पे क्या हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट दे पाएंगे? बिल्कुल दे पाएंगे। बट क्या हमें स्टारलिंक की सर्विसों का वेट करना पड़ेगा? शायद। बट इंडिया का भी एक प्राइवेट प्लेयर ने ये सर्विसेज दी है। यहाँ पे देखिएगा जियो, रिलायंस, CNBC TV 18 ने इसको कवर किया था। रिलायंस जियो अनवेल्स जियो स्पेस फाइबर, जहाँ पे ये भी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट देंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टारलिंक, नया देश कौन ऐड हुआ है? इंडोनेशिया। क्या भारत में कोई है? उसका नाम क्या है? स्पेस फाइबर, मोर देन इनफ। अच्छा, यहां पे देखिए क्या है, जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है तो डेफिनेटली यूक्रेन भी इनके कम्युनिकेशन के चैनल पे अटैक कर रहा होगा और रशिया भी कर रहा होगा, लेकिन इनमें से कोई भी देश सैटेलाइट पे तो अटैक नहीं कर रहा है ना। सैटेलाइट तो स्टारलिंक की घूम रही है ना। तो अगर स्टारलिंक की सैटेलाइट से आपको इंटरनेट मिल जाए तो अगर ग्राउंड पे कुछ डैमेज भी हुआ, स्टिल कनेक्टिविटी अश्योर रहेगी। तो यहाँ पे एक न्यूज थी, देखिएगा, जागरण जोश में थी, रशियन यूक्रेन वॉर, स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रही है रूसी सेना, क्योंकि जो ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन के वेज थे उन पे यूक्रेनियन ने अटैक कर दिया। अब कैसे कम्युनिकेट करें? तो दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम इलॉन मस्क और स्टारलिंक। तो दिस इज द पावर। अब ओके, आई होप समझ में आ रहा है, इंटरेक्टिव होगा।
कमेंट करके बताइएगा जब मैं वीडियो पोस्ट करूं कैसा आपको लगा, क्या फीडबैक है, थोड़ा मैं और बेहतर आपको सर्व कर पाऊंगा। ओके, अब देखिए क्या है, पहला न्यूज़ क्या है, और ये क्योंकि फर्स्ट व्यक्ति था इसलिए क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है स्पेस टूरिज्म। क्या आप अंतरिक्ष में जा सकते हैं जस्ट घूमने के लिए, 1-2 घंटे के लिए, कि कोई एयरक्राफ्ट हो वो आपको इतनी ऊंचाई पे ले जाए जहां पे अंतरिक्ष की सीमा स्टार्ट हो जाए। अब नॉर्मल एयरक्राफ्ट तो नहीं जाएगा, फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं जा पाएगा, उसके लिए आपको एक रॉकेट चाहिए। क्या वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपको वो टूरिज्म करा सकती हैं? और भारत के एक व्यक्ति मिस्टर गोपी, वो भारत के पहले व्यक्ति बने हैं जो पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं। और देखिए उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे, आपको क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो देखोगे, वो जब स्पेस में गए इंडिया का उन्होंने फ्लैग दिखाया, तो शायद नेशनल एंथम भी गाया था, आई डोंट नो, वीडियो मैंने नहीं देखी है। तो ये भारत के पहले व्यक्ति गए जो स्पेस के एक यात्री बने, स्पेस तक होके आए। अब वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां जो आपको स्पेस टूरिज्म की मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हैं, सर्विसेज देती हैं, यहां से रिलेटेड ये 3 कंपनियों का आपको नाम याद रखना है। अगेन CNBC में एक आर्टिकल था, इसको पढ़िएगा, यहां से आपका ही क्लियर हो जाएगा। स्पेस टूरिज्म इज अ नीश, मतलब स्पेस टूरिज्म एक मार्केट है और जहां पे 3 ये पावर कंपनियां हैं, वर्जिन गैलेक्टिक, स्पेस एक्स एलोन मस्क की, और ब्लू ओरिजिन। ये ब्लू ओरिजिन वही कंपनी है जिससे जेफ बेजोस की, जो अमेजॉन के मालिक हैं, यही कंपनी से हमारे मिस्टर गोपी स्पेस यात्री बन के आगे गए हैं। अच्छा, तो आज का देखिए जितना मैंने यहां तक समझाया था ये हो गया। अब देखिए मैंने सारे आपको नोट्स इंटीग्रेट करके दिए। ईरान, चाबहार पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट, ये सीपैक जो चाइना एक पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, सीपैक के बारे में सुनिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अभी एक वेब सीरीज आ रही है जियो सिनेमा पे, राजनीति, जिसमें बालाकोट और उसके बाद के इवेंट का जिक्र किया गया है। इसमें प्रैक्टिकली ये बताया गया है कि जब हमने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आते हैं इंडियन टेरिटरी में, और फिर हम वापस जब उनसे लड़ते हैं, उसी में हमारे एक विंग कमांडर अभिनंदन, उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है और वो पाकिस्तान POK में जाके वहाँ पे लैंड कर जाते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक नई डायमेंशन दिखाई है कि हमने पाकिस्तान को फोर्स किया 24 घंटे में अभिनंदन को रिहा किया जाए, और वो हो भी गया। उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी? तो यहाँ पे बैक स्टोरी ये थी कि इंडिया ने वी हैव ट्राइड या वी हैव मॉक्ड कि अगर ऐसा नहीं होता है, अभिनंदन को आप वापस नहीं करोगे, तो हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अटैक करने जा रहे हैं, और चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि चाइना इस बात से डर गया कि इंडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे अटैक करेगा, जो 70-80 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, और उसके बाद चाइना की लीडरशिप फोर्स करती है पाकिस्तान को कि अभिनंदन को रिलीज किया जाए। जस्ट इमेजिन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट फॉर चाइना। ओके, तो ये सारा मैंने आपको बताया। कजाकिस्तान लेटेस्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भी था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैंने अभी डिस्कस किया है उसका सारा फैक्चुअल पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आपकी सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करेगा और ज़्यादा इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए, और मैं फीडबैक के लिए पूरा ओपन हूँ। आपको जो भी लगता है, जो भी आपको फीडबैक आप देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए, सो दैट हम अपनी क्वालिटी को और फर्दर इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।